हेलो एस्पिरेंट्स, मैं मुरली मीणा आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल यूनिक एस्पिरेंट्स में हार्दिक स्वागत करता हूँ। हमने राजस्थान के इतिहास की श्रृंखला शुरू कर रखी है, जिसमें आज हम मारवाड़ का इतिहास संक्षिप्त में जानेंगे। क्योंकि ज़्यादा विस्तार में पढ़ाते हैं तो बच्चे वीडियोज़ को नहीं देखते हैं। तो मैंने प्रयास किया है कि आपको आधे घंटे या 35 मिनट की क्लास के अंदर संबंधित इतिहास को समाप्त करवा दिया जाए। चलो शुरुआत करते हैं। राठौड़ वंश, मारवाड़ का राठौड़ वंश ये 7वीं से 12वीं शताब्दी तक ये चला था। मारवाड़ पर गुर्जर प्रतिहार का शासन था स्टार्टिंग में। जब गुर्जर प्रतिहार शासक कमजोर हुए तो राठौड़ राजवंश ने मारवाड़ पर अपना अधिकार कर लिया। तो सबसे पहले मारवाड़ पर गुर्जर प्रतिहारों का शासन था, बाद में राठौड़ों का शासन हुआ। तो राठौड़ शब्द की उत्पत्ति के बारे में अगर अपन बात करें तो राठौड़ शब्द की उत्पत्ति जो है राष्ट्रकूट शब्द से हुई है, जो दक्षिण भारत के अंदर राज करते थे। और ये इनका प्राकृत नाम या मूल नाम की बात करें तो रट्ठड़ माना जाता है। राठौड़ों की उत्पत्ति पर चलते हैं अपन। राठौड़ों की उत्पत्ति के बारे में दयाल दास ने इनको सूर्यवंशी कहा है। दयाल दास जो इतिहासकार है राजस्थान के, उन्होंने इनको सूर्यवंशी कहा है। और मुणोत नैणसी जो है जसवंत सिंह के दरबारी कवि, इन्होंने कन्नौज के शासक जयचंद गढ़वाल से इनकी उत्पत्ति मानी है। अब शुरुआत करते हैं अपन मारवाड़ के राठौड़ों की। इनका जो मूल पुरुष है या आदि पुरुष जिसको बोलते हैं, संस्थापक जिसको बोलते हैं, वो है राव सिहा। इनको राठौड़ा का संस्थापक आदि पुरुष या मूल पुरुष कहा जाता है। इनकी प्रारंभिक राजधानी की अगर अपन बात करें राठौड़ों की, तो खेड़ बाड़मेर प्रारंभिक इनकी राजधानी मानी जाती है। अगले शासक हैं भास्करण। इनके पिता राव सिंह थे और माता पार्वती थी। इनके बारे में कुछ खास जानकारी अपन को नहीं मिल पाती है। अब देखते हैं अपन राव धुवड़। राव धुवड़ जो है, इन्होंने नगड़ा बाड़मेर के अंदर नागणेची माता की मंदिर की स्थापना की थी, नगड़ा बाड़मेर में। और राठौड़ वंश की कुलदेवी भी इनको माना जाता है। नगड़ा नागणेची माता को राठौड़ वंश की कुलदेवी माना जाता है। इनका मंदिर की अगर पूछ ले तो नगड़ा बाड़मेर के अंदर इनका मंदिर है। अगले जो महत्वपूर्ण शासक है वो है रावचुंडा। इनको वास्तविक संस्थापक माना जाता है राठौड़ में। इनके पिता का नाम वीरमदेव था। इनको शरण जिसने दी थी वो थे मल्लीनाथ जी, जो राजस्थान के लोक देवता माने जाते हैं। आसपास के क्षेत्रों को इन्होंने जीत लिया था। प्रतिहार शासक इंद्र प्रतिहार जो थे, उनके द्वारा चुंडा को मंडोर दहेज में दिया गया। चुंडा को मंडोर दहेज में दिया गया था। सामंत प्रथा की जो शुरुआत है वो इनके समय से मानी जाती है। तो अपन को ध्यान रखना है कि राव चुंडा के समय से सामंत प्रथा की शुरुआत मानी जाती है। अगले शासक है रणमल। रणमल का शासनकाल माना जाता है 1427 से 1438। मेवाड़ के जो राणा लाखा थे, उनके यहाँ इन्होंने शरण ली थी। और अपनी बहन हंसाबाई का विवाह इन्होंने राणा लाखा के साथ करवाया था। और उसी से उत्पन्न पुत्र जो था उसका नाम था मोकल, मेवाड़ के अंदर, जो अपन ने पिछली कक्षा में पढ़ा था। अब कुंभा के कहने पर हारमली जो रणमल की प्रेयसी थी या दासी थी, उसने रणमल की राठौड़ को जहर देकर उनकी हत्या कर दी थी। अगले शासक है राव जोधा। राव जोधा का जो शासन काल है वो 1438 से 1489 माना जाता है। मेवाड़ से मारवाड़ आकर काहूनी बीकानेर नामक जगह पर इन्होंने शरण ली थी। और 1453 में हड़बुजी के आशीर्वाद से इन्होंने मंडोर पर अधिकार कर लिया था। हड़बुजी राजस्थान के लोक देवता हड़बुजी है, इनके आशीर्वाद से इन्होंने जो है जोधपुर अधिकार कर लिया था। इनके समय की जो मुख्य संधि थी अवल बावल की संधि थी, ये 1453 में हुई थी। मेवाड़ और मारवाड़ के बीच सीमा का निर्धारण इस संधि के द्वारा किया जाता है। और ये हंसाबाई ने करवाई थी। हंसाबाई जो मोकल की पत्नी थी, मोकल की माँ थी, सॉरी, उन्होंने करवाई थी। अब ये जो है, अगर शासकों के बारे में पूछ लिया जाए कि अवल बावल की संधि किन किन के बीच में हुई थी, तो राव जोधा और राणा कुंभा के बीच में हुई थी। और राव जोधा ने अपनी पुत्री श्रृंगार कंवरी का विवाह राणा कुंभा के पुत्र रायमल के साथ कर दिया था। इस प्रकार ये एक रिश्ता शुरू हुआ था मेवाड़ मारवाड़ के बीच में। राव बीका जो थे, उन्होंने बीकानेर की स्थापना
1488 में की थी और राव जोधा ने जोधपुर की स्थापना 12 मई 1459 को की थी। ये भी अपन को ध्यान रखना है क्योंकि फैक्चुअल चीजें सीधे सीधे पूछी जा सकती है। 1459 में राव जोधा ने चिड़िया टोंक की पहाड़ी पर मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया था। इनकी राजधानी की बात करें तो राव जोधा की राजधानी जोधपुर मेहरानगढ़ दुर्ग स्थापित कर ली थी इन्होंने मंडौर से। मारवाड़ का प्रथम प्रतापी शासक इनको माना जाता है और सामंत प्रथा का वास्तविक संस्थापक भी इनको माना जाता है राव जोधा। इनके समय का जो मेहरानगढ़ दुर्ग है उसमें इन्होंने चामुंडा माता के मंदिर का निर्माण करवाया था, ये हमें ध्यान रखना है। अगले शासक पर चलते हैं जिसका नाम है सातल देव। इनका समय माना जाता है 1489 से 1492। सातलमेर जैसलमेर के अंदर जो कस्बा है उसको इन्होंने बसाया था। अजमेर के जो हाकिम है मल्लू खान के सेनापति थे घुड़ले खां, इन्होंने मारवाड़ की 40 कन्याओं का अपहरण कर लिया था। तो गीदोली के युद्ध में, इस युद्ध का ध्यान रखना है आपको, गीदोली के युद्ध में सातल देव ने घुड़ले खान का सिर धड़ से अलग कर दिया था और कन्याओं को उनसे आजाद करवा दिया था। और इसी के उपलक्ष्य में घुड़ले खां की याद में प्रतिवर्ष मारवाड़ के अंदर घुड़ला पर्व मनाया जाता है चैत्र कृष्ण अष्टमी के दिन। ये ध्यान रखना है, क्योंकि घुड़ला पर्व मनाया जाता है मारवाड़ के अंदर घुड़ले खां की याद में। अगले शासक है राव सूजा। इनके बारे में कुछ विस्तार या कुछ जानकारी नहीं है जो इम्पोर्टेंट हो। अब चलते हैं अपन राव गंगा की तरफ। इनका समय माना जाता है 1515 से 1532। मेवाड़ का शासक राणा संगा इनका समकालीन माना जाता है। खानवा के युद्ध में इन्होंने मालदेव के नेतृत्व में संगा की सहायता की थी। मालदेव जो इनके पुत्र है राव गंगा के, उनको भेजा था इन्होंने खानवा के युद्ध में। इनके समय का जो युद्ध है सेवकी का युद्ध, इंपॉर्टेंट युद्ध है, 1529 के अंदर लड़ा गया था। एक तरफ थे दौलत खान नागौर और एक तरफ थे राव गंगा, जिसमें राव गंगा विजय हुए थे। मालदेव ने राठौड़ मालदेव राठौड़ ने अपने पिता राव गंगा के जो महल की खिड़की पर बैठे हुए थे उनको वहां से गिराकर हत्या कर दी थी, इसलिए इनको, मालदेव को, मारवाड़ का प्रथम पितृहंता भी कहा जाता है। पिताजी की मृत्यु का जिम्मेदार इनको माना। इनके समय गांगीलाव तालाब का निर्माण करवाया गया। रूठी रानी जो है उमादेव भटियाणी को कहा जाता है, ये मालदेव की पत्नी थी। मालदेव के बारे में राव फरिश्ता और बंदायूनी, जो फरिश्ता और बंदायूनी जो इतिहासकार है फारसी, इन्होंने इनको भारत का महान पुरुषार्थी राजकुमार माना है। मालदेव का समय जो है 1532 से 1562 माना जाता है। इनका राज्याभिषेक जो है सोजत पाली के अंदर हुआ था। सर्वाधिक सीमा का विस्तार मारवाड़ की का इन्हीं के समय माना जाता है। इनको 52 युद्धों का विजेता माना जाता है और हसमत वाला राजा, या फारसी इतिहासकारों ने ये इनको उपमा दी, हसमत वाला राजा की उपमा भी इनको दी गई है। साहिबा या साहिबा का युद्ध 1541-42, ये जो युद्ध था ये मालदेव और उसके सेनापति जेता और कुंपा एक तरफ थे और विपक्ष में थे रावजेत सिंह बीकानेर। इस युद्ध में मालदेव विजय हुआ था और रावजेत सिंह मारे गए थे। तो हुमायूं ने शेरशाह सूरी को पराजित करने के लिए मालदेव से सैनिक सहायता की मांग की थी। हुमायूं ने शेरशाह सूरी को हराने के लिए मालदेव से सैनिक सहायता मांगी थी, लेकिन उन्होंने नहीं दी थी। अगला इनके समय का जो मुख्य युद्ध है वो है गिरी सुमेल का युद्ध। 1544 जनवरी 5 जनवरी 1544 को लड़ा गया था। एक तरफ थे मालदेव और उनके सेनापति जेता कुंपा और एक तरफ थे शेरशाह सूरी, बीरमदेव मेड़ता और कल्याणमल बीकानेर। लेकिन शेरशाह सूरी की होशियारी की वजह से इनको अपने सेनापतियों पर विश्वास नहीं रहा और यहाँ से सिवाना चले गए थे मालदेव। तो फिर ये युद्ध लड़ा था जेता और कुंपा ने और ये दोनों वीर गति को प्राप्त हुए थे और इस युद्ध में विजय हुए थे शेरशाह सूरी। तो शेरशाह सूरी ने जोधपुर का जो कार्यभार था वो खवास खान को सौंप दिया था, ये अपन को ध्यान रखना है। इसी युद्ध पर शेरशाह सूरी ने कहा था कि मैं मुट्ठी भर बाजरे के खातिर दिल्ली की बादशाह हो जाता, क्योंकि हारता हारता बचा था। अगला जो इम्पोर्टेंट शासक है वो युद्ध है वो है हारमाड़ा का युद्ध। ये 1557 में लड़ा गया था। एक तरफ थे मालदेव राठौड़ और हाजी का पठान और दूसरे तरफ थे उदय सिंह और इस युद्ध में मालदेव राठौड़ की विजय हुई थी। उमादे की बात करें अपन, ये एक मुट्ठी पर बाजरे ये खातिर हिंदुस्तान की बादशाह को देता है, शेरशाह सूरी का कथन है, इन्होंने गिरी सुमेल के युद्ध में कहा था। उमादे जिसकी बात करें तो जैसलमेर के शासक लूणकरण की पुत्री थी और इनका विवाह मालदेव के साथ हुआ था और शादी की पहली रात ये इनसे नाराज होकर रूठ गई थी। अब मालदेव के समय के निर्माण की बात करें अपन, तो इन्होंने मालकोट का किला मेड़ता के अंदर बनवाया, सोजत का दुर्ग पाली में बनवाया, पोखरण का दुर्ग जैसलमेर में बनवाया, शेरगढ़ का किला
धौलपुर में बनवाया। इस प्रकार से इनके माने जाते हैं। इनके दरबारी कवियों की बात करें अपन, विद्वानों की बात करें तो ईश्वरदास बारठ और आशा बारठ इनके दरबारी व्यक्ति माने जाते हैं। सीधे सीधे पूछा जा सकता है ईश्वरदास बारठ और आशा बारठ का संबंध किया जा सकता है, तो मालदेव अपन को ध्यान रखना है। अगला इंपॉर्टेंट शासक है जो महत्वपूर्ण है, राव चंद्रसेन। ये मालदेव का तीसरा पुत्र है। अकबर ने चंद्रसेन के विरुद्ध हुसैन कुली खान को भेजा था, ये अपन को ध्यान रखना है, हुसैन कुली खान को। और ये मारवाड़ छोड़कर बद्राजुंड पाली चले गए थे। इनके समय क्या हुआ था, नागौर दरबार लगाया गया था 1570 में, जिसकी अध्यक्षता अकबर ने की थी, अकबर ने लगाया था। और इस नागौर दरबार के अंदर अधीनता स्वीकार करने वाले शासकों के नाम अगर अपन देखें तो मारवाड़ के मोटा राजा उदय सिंह, बीकानेर के कल्याणमल, जैसलमेर के हर राय भाटी और रणथंभौर के सुरजनाट आते। चंद्रसेन इस दरबार में गए तो थे लेकिन उन्होंने अधीनता स्वीकार नहीं करी थी, इसलिए इनको मारवाड़ का प्रताप कहा जाता है। प्रताप अग्रगामी भी इनको माना जाता है, बोला बिसरा राजा भी कहा जाता है और विस्मृत राजा भी राव चंद्रसेन को कहा जाता है। चारों में इनको दी जाती है। 1572 में अकबर ने जोधपुर का सूबेदार बीकानेर के राय सिंह को नियुक्त कर दिया। ये अपन को ध्यान में रखना है कि किस सूबेदार नियुक्त किया था, तो बीकानेर के शासक जो थे राय सिंह, नियुक्त कर दिया था। अगला इंपॉर्टेंट शासक है मोटा राजा उदय सिंह, जिन्होंने नागौर दरबार के अंदर अधीनता स्वीकार करी थी। इनका समय 1589 से 1595। 1570 में नागौर दरबार में अकबर की अधीनता स्वीकार की और मारवाड़ का पहला राजा था जिसने अपने मुगलों की अधीनता स्वीकार की थी। ये अपन को ध्यान रखना है, मोटा राजा उदय सिंह। और इन्होंने अपनी पुत्री मानबाई, जिसको जगत गोसाई भी कहा जाता है, उसका विवाह जहांगीर से कर दिया था। उदय सिंह के पुत्र किशन सिंह ने राठौड़ राजवंश की तीसरी जो शाखा है वो किशनगढ़ में शुरुआत की थी। अगले शासक है सूर सिंह, समय 1595 से 1619। अकबर ने इनको सूर सिंह को जो है सवाई की उपाधि दी थी, ये अपन को ध्यान रखना है। सूर सिंह के अंदर और कुछ खास या खास बात नहीं पड़ेंगे। अगला इंपॉर्टेंट शासक है गज सिंह प्रथम। इनका शासन काल माना जाता है 1619 से 1638। समकालीन मुगल बादशाह जो थे वो जहांगीर थे। जहांगीर ने इनको दलथम्मन की उपाधि प्रदान की थी और इनकी एक पासवान बेगम थी जिसका नाम था अनारा बेगम। जसवंत सिंह प्रथम की बात करें अपन, अगले शासक, इनके समय जो गए शाहजहां के शासनकाल में उनके पुत्रों में उत्तराधिकार संघर्ष हुआ था। उस समय शासक थे जसवंत सिंह प्रथम। आमेर की मिर्जा राजा जय सिंह और जसवंत सिंह ने दारा सिकों का साथ दिया था। अब इनके समय युद्ध जो है इंपॉर्टेंट वो लड़ा गया था धर्मत का युद्ध 1658 में। एक तरफ थे दारा सिको, उसमें जसवंत सिंह भी इनके साथ थे, और एक तरफ थे औरंगजेब, लेकिन इसमें विजय औरंगजेब हुई थी। तो जसवंत सिंह का दरबारी कवि अगर अपन बात करें तो मोड़ो नेणची को माना जाता है और मारवाड़ की नूरजहां जो है वो गुलाब राय को कहा जाता है। अगला युद्ध लड़ा गया था दोराई का युद्ध 1659 में। इसमें दारा सिको वर्सेज औरंगजेब ही लड़ा गया था और इसमें भी औरंगजेब विजयी हुए थे। औरंगजेब ने दारा सिको को कांकनबाड़ी अलवर के दुर्ग में कैद किया था, ये अपन को ध्यान में रखना है। औरंगजेब ने जसवंत सिंह को काबुल अभियान पर भेजा था जहां पर जमरूद नामक जगह पर इनकी मृत्यु हो जाती है। औरंगजेब ने जसवंत सिंह की मृत्यु पर कहा था कि आज कुफ्र का दरवाजा टूट गया है। मोहम्मद नेहन सिंह ने दो किताबें लिखी थी, मारवाड़ की ख्यात और मारवाड़ा प्रगनारी विगत। तो मुंशी देवी प्रसाद ने मोहम्मद नेहन सिंह को राजस्थान का अबुल फजल की उपमा दी है। जसवंत सिंह की जो पत्नी थी जसवंत दे, उन्होंने राय का बाग का निर्माण करवाया था, ये भी अपन को ध्यान में रखना है। अगले शासक है अजीत सिंह, ये जसवंत सिंह के पुत्र थे। इनके पिता का नाम जसवंत सिंह और माता का नाम जसवंत दे था। इनके जो संरक्षक हैं वो दुर्गादास राठौड़ है, जिन्हें राठौड़ों का यूलिसिस कहा जाता है। इनकी धाई माँ की अगर अपन बात करें तो गोराधाई है, जिनको मारवाड़ की पन्नाधाई कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने वही भूमिका निभाई थी जो मेवाड़ के अंदर निभाई थी। गोराधाई और दुर्गादास राठौड़ ने औरंगजेब से अजीत सिंह को बचाया था। मेवाड़ के राज सिंह ने दुर्गादास राठौड़ और अजीत सिंह दोनों को शरण दी थी और इनको केलवा की जागीर भी प्रदान की थी, तो अपन को ध्यान रखना है मेवाड़ के राज सिंह ने इनको काफी सपोर्ट किया था। इनके दरबारी कवि की अगर अपन बात करें तो जगजीवन भट्ट थे, जिन्होंने ग्रंथ लिखा था अजितो है, ये भी अपन को ध्यान में रखना है। अजीत सिंह के दरबारी कवि जगजीवन, अजितो ने ग्रंथ की रचना की थी। अजीत सिंह को कान का कच्चा बादशाह भी कहा जाता है। खेजड़ली दिवस की अपन बात करें तो खेजड़ली दिवस 12 सितंबर को मनाया जाता है, भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को। दुर्गादास राठौड़ के उपनामों की बात करें तो इनको मारवाड़ का अणबिंदिया मोती कहा जाता है और राठौड़ों का यूलिसिस भी कहा जाता है। कर्नल जेम्स टोड ने उपमा इनको दी है राठौड़ों का यूलिसिस की।
अजीत सिंह ने राजा बनते ही दुर्गादास राठौड़ को देश निकाला दे दिया था, इनको मारवाड़ से निकाल दिया था। 1718 में सिप्रा नदी के किनारे इनकी मृत्यु हो जाती है दुर्गादास राठौड़। अगले शासक है अभय सिंह, जिनका शासनकाल 1724 से 1751। इनके समय में सबसे इम्पोर्टेंट जो घटना है खेजड़ली वाली, वो हुई थी 28 अगस्त 1730 को खेजड़ली नामक स्थान पर घटना घटित हुई थी, जिसे खेजड़ली आंदोलन कहा जाता है। ये अमृता देव विश्नोई के नेतृत्व में हुआ था और इसमें 363 स्त्री पुरुष मारे गए थे। दरबारी कवियों की बात करें तो इनके दरबारी कवि थे कर्णिदान, जिन्होंने लिखा था सूरज प्रकाश, वीरबाण जिन्होंने राजरूपक लिखा था, और जगजीवन भट्ट जिन्होंने अजितोदय ग्रंथ की रचना की थी। तो इन तीनों कवियों की और इनकी रचनाओं के नाम अपन को ध्यान में रखना है। अगले शासक है विजय सिंह। इनकी जो पासवान है विजय सिंह की, उसका नाम था गुलाब राय। श्यामल दास द्वारा जो ग्रंथ लिखा गया था वीर विनोद, उसके अंदर गुलाब राय को मारवाड़ की नूरजहां की उपमा दी गई है, तो ये अपन को ध्यान में रखना है। वीर विनोद ग्रंथ में इनको मारवाड़ की जो है नूरजहां कहा गया है। अगले शासक है भीम सिंह। ये भीम सिंह जो है इनकी सगाई मेवाड़ की जो राणा भीम सिंह थे उनकी पुत्री कृष्णा कुमारी के साथ हुई थी। इसको मिर्खा पंडारी ने जहर देकर मार दिया था। अगले शासक है मान सिंह। इनको नाथ संप्रदाय का अनुयायी माना जाता है। गुरु जो है आयस देवनाथ माना जाता है। इनके नाम जो है सन्यासी राजा भी कहा जाता है इनको। इन्होंने महामंदिर का निर्माण करवाया था और अंग्रेजों के साथ इन्होंने 1803 में सहायक संधि की थी। मान सिंह ने मेहरानगढ़ दुर्ग में मान प्रकाश पुस्तकालय का निर्माण करवाया। इस प्रकार से हमने जो इम्पोर्टेंट राठौड़ वंश से के बारे में जानकारी प्राप्त की। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये क्लासें आपको पसंद आ रही होगी। मेरा पास क्या है, संसाधन इतने मजबूत नहीं है कि मैं आपको डिजिटल बोर्ड पर पढ़ा सकूं फिलहाल के लिए। जैसे ही मेरे स्कूल में डिजिटल बोर्ड चलेगा तो मैं आपको डिजिटल बोर्ड के माध्यम से पढ़ाऊंगा, ताकि उसमें आपको बेहतर तरीके से मैं समझा सकूं, अपनी सारी टेक्निक्स का इस्तेमाल कर सकूं, आपको किस तरीके से याद करवाया जाए। फिलहाल के लिए तो अपन इसी से काम चलाते हैं। आपने आपसे निवेदन है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको देखें, ताकि मेरे क्लासें बनाने का जो फ़ायदा है आप लोगों को मिल सके। नहीं तो अगर आप देखेंगे नहीं और फिर भी आप अपना सिलेक्शन चाहते हैं, तो ऐसा कभी संभव नहीं है। इसलिए आप थोड़ा गंभीर होकर इस विषय पर सोचें और तरीके से अपना काम करें। आज के लिए जो क्लास देखी उसके लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।